अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी आसेब एपिसोड 2। नाश्ता करते करते क्रिस ने बातों बातों में कार्ल से कहा कि रात के किसी हिस्से में उसने चूहेदान के बंद होने की आवाज़ सुनी। कार्ल, जाकर देखो तो। उसने सुबह के अखबार पर से नजरें हटाए बगैर कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए कहा। कुछ भी कहे बगैर कार्ल मामले की तहकीक को चला गया। जब वो वापस आ रहा था तो क्रिस का हॉल में उससे सामना हो गया। वो वहां खड़ा हैरत से भुस भरे मखमल के एक बहुत बड़े चूहे की तरफ देख रहा था। ये खिलौना उसके हाथ में था। जब वो अटारी में पहुंचा तो इस चूहे की थोथरी चूहेदान में फंसी हुई थी। कोई शरारत कर रहा है, कार्ल बुड़बुड़ाया, और चूहा कमरे के रेगन में रखा है। अजीब अजीब बातें हो रही हैं यहाँ, क्रिस ने कहा। वो अपने कमरे में पहुंची, अपना गाउन उतारा और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। हाँ भाई, बिल्ली अच्छी रहेगी, बल्कि बहुत अच्छी रहेगी। उस दिन फिल्म की शूटिंग में कोई कबाहत नहीं। शारविन सेट पर आ गई। चुनाचे शूटिंग के वक्फे के दरमियान वो दोनों कारोबारी मामलात निपटाते रहे। व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में शरीक होने के लिए ओके का तार भी भेज दिया गया। एक तार हावर्ड को भेज दिया गया कि वो रेगन की सालगिरह के दिन जरूर फोन करे, और अप्रैल 23 के लिए डिनर पार्टी का प्लान तैयार किया गया। शाम को वो रेगन को लेकर फिल्म देखने गई, और दूसरे दिन सुबह वो शहर की सैर करते और दिलचस्पी के मुकामात देखते रहे। जब वो लोग अनजाने सिपाही के मकबरे पर पहुंचे तो रेगन ने क्रिस का हाथ पकड़ लिया और पूछा, मम्मी, लोग मरते क्यों हैं? इस सवाल ने क्रिस की रूह को छेड़ दिया। रिग, तुम भी नहीं, हाय नहीं। इसके बावजूद वो उसे क्या जवाब दे? उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसका चेहरा क्रिस की तरफ उठा हुआ था, आंखों में आंसू थे। क्या उसने क्रिस के ख्यालात पढ़ लिए थे? पहले भी कई दफा वो उसके ख्यालात मालूम कर चुकी थी। बेटी, लोग थक जाते हैं, उसने जवाब दिया। खुदा उन्हें मारता क्यों है? रेगन ने पूछा। क्रिस बेटी की सूरत देखने लगी, परेशान हो गई। वो मुअम्मा थी, खुदा और मजहब में यकीन न रखती थी, इसलिए अपनी बेटी को मजहब कभी न सिखाया। खुदा के मुतल्लिक कौन बताता है तुम्हें? शारविन। अच्छा, क्रिस ने कहा, वो शारविन से बात करेगी। मम्मी, खुदा हमें थकने क्यों देता है? बात यह है कि खुदा तन्हाई महसूस करने लगता है तो हमें बुला लेता है, उसने जवाब दिया। वो अपनी बेटी को बता न सकी कि खुद उसके ख्यालात क्या थे। रेगन खामोश हो गई। घर वापस जाते वो सारे रास्ते खामोश रही, और फिर दूसरे दिन यानी पीर के दिन भी वो चुपचाप रही। मंगल के दिन, जो रेगन के सालगिरह का दिन था, उसका ये मूड टूटने लगा। क्रिस उसे शूटिंग पर ले गई, और जब शूटिंग खत्म हुई तो एक्टरों, एक्ट्रेसों और पूरे अमले ने मिलकर सालगिरह मुबारक हो वाला गीत गाया। बरके ने सारी फ्लैश लाइट जलाकर रेगन की फिल्म उतारी, उसे स्क्रीन टेस्ट किया और वादा किया कि वो क्रिस की बेटी को बड़ी एक्ट्रेस बना देगा। उस वक्त वो नशे में ना था। रात के खाने के बाद जब तहाइफ के बॉक्स खोले जा रहे थे तो उदासी खत्म हो गई। हावर्ड का मुबारकबादी फोन न आया। क्रिस ने रूम में कॉल किया। चुनाचे होटल के क्लर्क ने बताया कि हावर्ड पिछले कई दिनों से होटल नहीं आया। वो तफरीही कश्ती में था जहां फोन लगाया ना जा सकता था। क्रिस बहाने बनाने लगी। रेगन ने उदासी से सर हिलाया। जब उसकी माँ ने हॉट शॉट जाकर ठंडा पीने की तजवीज़ पेश की तो रेगन ने इनकार कर दिया। वो बगैर कुछ कहे तय खाने वाले खेल के कमरे में चली गई, जहां से वो सोने के वक्त तक वापस न आई। दूसरी सुबह क्रिस बेदार हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि रेगन उसके बिस्तर में उसके साथ सोई हुई थी और नीम बेदार थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पलंग हिल रहा था। क्या पलंग हिल रहा था? लरज रहा था? क्या हमाकत है? उसने रेगन का गाल चूमा। सो जाओ, अभी सवेरा है, और ये सवेरा कभी ना खत्म होने वाली दहशतनाक और लर्जा खेज रात की इब्तदा थी। वो जेरे जमीन रेल के तन्हा प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा हुआ था। वो उस रेल की घड़घड़ाहट सुनने के लिए बेताब था, जो आ न रही थी और जो उसके इस दर्द को खामोश कर सकती थी, जो हमेशा उसके साथ रहा, नब्ज की तरह जो हमेशा खामोशी में सुनाई देता। उसने अपना बैग दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और मुंतजिर बेचैन निगाहों से रेल की सुरंग में देखा। रोशनी की कांपती हुई नोकें अंधेरे में फैली थीं। नाउमीदी और मायूसी में राहबर सितारों की तरह कोई खानसा। उसने बाएं तरफ देखा, खुद अपने ही पेशाब के तालाब में पड़ा हुआ बड़ी हुई सफेद दाढ़ी वाला एक लावारिस भिखारी उठकर बैठने के अमल में था। उसने अपनी जर्द जाला पड़ी आंखों से प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े हुए पादरी की तरफ देखा। लावारिस भिखारी के जर्द चेहरे पर सारी दुनिया की उदासियां, महरूमियां और मायूसियां सिमट आईं। पादरी दूसरी तरफ देखने लगा। वो भिखारी आएगा, उसके पास आएगा, अपना भूखा पेट एक हाथ से बजाएगा, धप धप रोएगा, मुल्तजी आवाज में कहेगा, मुकद्दस बाप, इस बूढ़े की कुछ मदद करोगे, जिसकी सारी उम्र गिरजा में कुर्बान गाह पर मोमबत्तियां जलाते गुजर गई। खुश्क कै में ठिठरा हुआ हाथ उसका शाना दबा रहा था। हजारों एतराफाते गुनाह से, शराब से,
नहीं से और सैकड़ों दुनियावी गुनाहों से बदबू मारती हुई सांस सब कुछ उगल रही थी। ये जिंदगी थी पादरी की, गुनाह उनके एतराफात। पादरी ने भिखारी को खड़े होते सुना। मत आना खुदा के लिए। उसने कदमों की चाप सुनी। खुदाया, कोई मुझे अपने हाल पर नहीं छोड़ रहा। माई बाप। पादरी को फुरेरी आ गई और वह गर्दन घुमाने की हिम्मत न कर सका। वो यीशु मसीह की बदबू और खोखली आंखों में तलाश करने की दोबारा हिम्मत न कर सका। खून, पीप और फुजले का मसीह जो नहीं हो सकता। लाशौरी तौर पर उसने अपनी आस्तीन पर हाथ रख दिया, जैसे वो नजर न आने वाले मातमी फीते को तलाश कर रहा हो। उसे धुंधले तौर पर एक दूसरा मसीह याद आ गया। ऐ माई बाप। आती हुई रेल की आवाज सुनाई दी, पैर लड़खड़ाने की आवाज। पादरी ने भिखारी की तरफ देखा। वो लड़खड़ा रहा था, बेहोश हो रहा था। पादरी सब कुछ भूलकर उसकी तरफ लपका, उसे संभाला और उसे घसीटकर एक बेंच पर बिठा दिया। मैं कैथोलिक हूँ, भिखारी बोला। कैथोलिक हूँ? पादरी ने उसे आहिस्ता से लिटा दिया। उसने देखा कि रेल आ रही थी। उसने जल्दी से अपने बटुए में से $1 निकालकर भिखारी के कोट की जेब में रख दिया। फिर सोचा कि भिखारी इसे गंवा देगा, गुम कर देगा। पादरी ने भिखारी के कोट की जेब से $1 वापस निकालकर उसकी पेशाब से भीगी हुई पतलून की जेब में रख दिया। अपना बैग उठाया और रेल में सवार हो गया। वो एक कोने में बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे सो गया हो। मंजिल पर पहुंचकर वो रेल से उतरा, जेरे जमीन स्टेशन से बाहर आया और यूनिवर्सिटी की तरफ पैदल चल दिया। वो $1 जो उसने भिखारी को दिया था, टैक्सी के किराए के लिए था। वह मेहमान पादरियों की रिहाइशगाह में पहुंचा, रजिस्टर में अपना नाम लिखा, दामियान कारास। फिर उसने अपना लिखा हुआ नाम देखा, देखता रहा। कुछ कमी थी। उसे याद आया, अपने नाम के आगे SJ लिख दिया। उसने हॉल में कमरा हासिल किया और कोई 1 घंटे बाद उसे नींद आई। दूसरे दिन वो अमरीकी अंजुमन तहकीकात नफ्सियात की मीटिंग में शामिल हुआ। उस मीटिंग का मुकर्रर खसूसी वही था। चुनाचे उसने एक पर्चा पढ़ा। उन्वान था रूहानी इर्तिका के नफ्सियाती पहलू। शाम को उसने दूसरे माहिर नफ्सियात के साथ बैठकर खाना खाया और शराब पी। उन लोगों ने दामियान कारास का बिल अदा किया। वो उनसे जल्द ही रुखसत हो गया। उसे अपनी माँ से मिलने जाना था। वो पैदल ही एक पलस्तर उखड़ी हुई और झुकी हुई दीवारों वाली इमारत तक पहुंच गया, जो मशरकी पट्टी की 21वीं सड़क पर थी। दरवाजे तक जाती हुई पत्थर की सीढ़ियों के करीब ठहरकर उसने वहां खेलते हुए बच्चों की तरफ देखा। नाक सुड़सुड़ाते, मैल में अटे हुए जिस्म और फटे हुए गंदे कपड़ों वाले बच्चे। उनका इस दुनिया में खुद अपने घरों में कोई ठिकाना ना था। दामियान को अपनी गुर्बत, अपनी मफलूकुल हाली और अपनी जिल्लत याद आ गई। जिल्लत और उसके बाद इस दुनिया से फरार हासिल करने की गर्ज से पादरी बन जाना उसे याद आया। एक दिन वो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती हुई अपनी माशूका के साथ घर आया तो उस वक्त उसकी माँ, दामियान की माँ, गली के नुक्कड़ पर रखे हुए कूड़े के पीपे में से खाने की चीजें तलाश कर रही थी। सड़े हुए गोभी के फूल, आलू, प्याज, गाजरें। दामियान की माशूका ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और दामियान ने शर्म से पानी पानी होकर अपना सर झुका लिया। दामियान सीढ़ियां चढ़ गया। उसने दरवाजा यूं खोला जैसे पुराना जख्म खोल रहा हो। खाना पकाने की बू ने उसका इस्तकबाल किया, सड़ी गली सब्जियों के पकने की बू। उसे मिसिज कोरेली के कमरे में बार बार जाना याद आया। उस कमरे में 18 बिल्लियां थीं। वह जंगला पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो थक गया। जानता था कि यह उसका एहसास से जुर्म था। उसे अपनी माँ को ना छोड़ना चाहिए था, अकेली ना छोड़ना चाहिए था। माँ ने जैसा इस्तकबाल किया वो मुसर्रत बख्श था। खुशी और हैरत की एक चीख, प्यार से उबलता हुआ एक भूसा, और वो कॉफी बनाने भागी। खुश्क और गैंठिया के दर्द से लड़खड़ाती टांगें। वह बावर्ची खाने में बैठकर अपनी माँ की बातें सुनता रहा। पुरानी काली दीवारें, गंदा और नम फर्श। नमी उसकी हड्डियों में उतरने लगी। कमरा तंगो तारीख था। हर माह एक भाई की तरफ से चंद $1 मिल जाते थे किराया अदा करने के लिए। वह मेज के सामने बैठी हुई थी। मिसेज फुलां, चचा फुलां, अब भी वैसी ही बातें। वो उन आंखों में देखने की हिम्मत न कर सकता था। आंखें जो गम के अथाह कुएं थी, जिन्होंने खिड़की से बाहर देखने में बहुत से दिन गुजार दिए। नहीं, उसे माँ को कभी ना छोड़ना चाहिए था। बाद में दामियान ने उसके लिए चंद खतूत लिखे। वो अंग्रेजी ना लिख सकती थी, ना पढ़ सकती थी। जब वो प्लास्टिक के रेडियो की मुरम्मत करने बैठ गया, ये उसकी माँ की दुनिया थी। खबरें मीटरलैंड की। वो बाथरूम में गया। अखबारों के कागज टाइलों पर बिछे हुए थे। कागज पीला हो रहा था। टब और नल पर जंग के धब्बे थे। फर्श पर चौड़ी कमर पट्टी पड़ी थी। गुर्बत और अफलास की अलामतें। इनसे घबराकर वो मोहब्बत की तरफ भागा। अब मोहब्बत ठंडी पड़ गई। अब वो रातों की खामोशी में उस मोहब्बत को अपने दिल के वीराने में सीटियां बजाते सुनता था, एक भटकी हुई रूह की तरह। 11:15 बजे उसने अपनी माँ को रुखसती बोसा दिया और जल्द अज जल्द दोबारा आने का वादा किया।
वो अपनी माँ के लिए रेडियो पर खबरें लगाकर चला आया। वैग हॉल के अपने कमरे में वापस आकर वो मैरीलैंड इलाके के पादरी को खत लिखने के मुतल्लिक सोचने लगा। एक बार पहले भी उसने लॉर्ड पादरी से दरख्वास्त की थी कि वो उसका तबादला न्यूयॉर्क प्रोविंस में कर दे ताकि वो अपनी माँ से करीब रह सके। उसने दरख्वास्त की थी उसे गिरजा के फ़राइज़ से अलग करके तालीमी इदारे में उस्ताद की प्रोफेसर की जगह दी जाए। अपनी इस दरख्वास्त को काबिल कबूल बनाने के लिए उसने अनफिट का यानी नामौजू का सर्टिफिकेट भी नत्थी कर दिया। मैरीलैंड का लॉर्ड पादरी सालाना मुआयने के लिए जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी आया था तो उसने दामियान कारास के रूबरू उसके मुतल्लिक बातचीत की। उसकी माँ के मसले पर पादरी ने सर हिलाकर हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन दामियान के नामौजू वाले मामले को यकसर गलत और झूठ कह दिया। लेकिन कारास ने हार न मानी और इसी नुक्ते को उसने बुनियाद बनाया। टॉम, ये सिर्फ नफ्सियात नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है और ये तुम भी जानते हो। अक्सर मसाइल खुदा की तरफ से होते ही नहीं बल्कि वो खुदा की आवाज़ बन जाती हैं, और ये वो मसाइल होते हैं जो तर्के दुनिया और तर्के लजाइज की कसम खाने के बाद भी परेशान करते रहते हैं। और ये हमेशा जिनसी मसाइल या जिनसी तलब ही नहीं होती बल्कि ये मसला एतकाद का होता है, और सच पूछो तो यही मेरा मसला है, कमज़ोर एतकाद। टॉम, खुदा की कसम ये इंतहा है, मुझे इससे निकालो, मदद करो मेरी। मैं खुद परेशान हूँ, बावरा बन रहा हूँ। मेरे दिल में शकूक हैं, शुबहात हैं। कौन से सोचने समझने वाले आदमी के दिल में नहीं होते दामियान। पादरी बेहद मसरूफ़ आदमी था। उसने कारास को महज उसके शकूक की बिना पर मजबूर ना किया, जिसके लिए कारास उसका मशकूर था। वो जानता था कि उसके जवाब बड़े अहमकाना मालूम होंगे, वो बेहद जज्बाती मालूम होंगे। ऐ मेरे खुदा, मेरे शकूक दूर कर, मुझे रोशनी दे। ऐ मसीह, मेरे ख्वाब में आ। अब वो कागज़ पर कलम रखे मेज़ पर बैठा था। गालिबन मसरूफियत पादरी की खामोशी की वजह न थी। गालिबन उसने समझ लिया था कि एतकाद की बुनियाद इश्क पर है। पादरी ने उसकी दरख्वास्त पर गौर करने का वादा किया, लेकिन अब तक कुछ ना हुआ। चुनाचे कारास ने खत लिखा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह 5 बजे उसे जगाया गया। वह हॉल के गिरजा में पहुंचा और मुकद्दस रोटी लेकर अपने कमरे में वापस आया और सुबह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। उसने दुआ पढ़ी, ऐ खुदावंदे खुदा, मेरी फरियाद, मेरी पुकार तुझ तक पहुंचे। उसने बड़े एहतराम से मुकद्दस रोटी खाई और उसे याद आया कि कभी इस रोटी ने उसे कैसा रूहानी सकून बख्शा था। हर सुबह की तरह उस सुबह भी उसने नाकाम मोहब्बत की कसक महसूस की। ऐ खुदावंदे खुदा, सुकून बख्श। उसने प्याले पर रोटी तोड़कर मुंह में रख ली। उसका जायका कागजी था, इंतहाई मायूसी और नाउमीदी का जायका। वो उसे निगल गया। इबादत खत्म करके उसने प्याला साफ किया और एहतियात से अपने बैग में रख दिया। अब वो वाशिंगटन जाने वाली 7:10 पर छूटने वाली गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ जा रहा था, और अपने काले बैग में उसने अपने दिल का दर्द बंद कर रखा था। 11 अप्रैल की सुबह क्रिस ने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया जो लॉस एंजलिस में था, और उससे दरख्वास्त की कि वो किसी मुकामी दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर को तजवीज़ करे जिसके पास वो रेगन को ले जा सके। रेगन को क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने पूछा। क्रिस ने बताया, रेगन की सालगिरह के दूसरे दिन से और हार्वर्ड के फ़ोन न आने के बाद से उसने अपनी बेटी के मिजाज और रतवार में अजीब तब्दीली देखी। उसे बेख्वाबी हो गई, वो चिड़चिड़ी और लड़ाका बन गई, बात बात पर भड़क उठती है, आतिश मिजाजी के दौरे पड़ते हैं उस पर, चीज़ों को लाते मारती है, चीज़ें फेंकती है, चीखती है, खाती नहीं। इसके अलावा उसके जिस्म में नाकाबिले यकीन ताकत आ गई है कहीं से। वह मुसलसल भागती, उछलती, कूदती, नाचती और चीज़ों को छूती रहती है। वो थकती नहीं। उसने अपने साथ खेलने के लिए एक ख्याली साथी पैदा कर लिया है। पढ़ाई में एकदम से गबी हो गई है, अजीबोगरीब बहाने बनाती है अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। मसलन, डॉक्टर ने पूछा। क्रिस ने ठप ठप की पुरस्रार आवाज़ों से शुरुआत की। उसने बताया कि जब वो खुद अटारी में गई उसके बाद से उसने ये 2 दफ़ा आवाज़ें सुनी, और दोनों ही दफ़ा रेगन कमरे में मौजूद थी, लेकिन खुद क्रिस के कमरे में दाखिल होते ही आवाज़ें बंद हो गईं। दूसरी बात यह है कि क्रिस ने डॉक्टर को बताया रेगन की चीज़ें गायब हो जाती हैं या वो खुद उन्हें गायब कर देती है। किताबें, जूते, टूथब्रश और उसका लिबास। रेगन ने उसे शिकायत की थी कि कोई उसके कमरे का फर्नीचर इधर उधर खिसका देता है। क्रिस ने कहा कि जिस रात वो व्हाइट हाउस के डिनर में शरीक हुई उसके दूसरे दिन सुबह उसने रेगन के कमरे में देखा कि कार्ल खानों वाली बड़ी मेज़ को कमरे के ऐन बीच में से खिसका कर उसकी मखसूस जगह पर जहां वो पहले थी रख रहा था। जब क्रिस ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो उसने अपना मखसूस फिक्रा दोहराया, कोई शरारत कर रहा है। इसके बाद वो खामोश हो गया और क्रिस उससे मजीद कुछ मालूम ना कर सकी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही जब वो बावर्ची खाने में पहुंची तो रेगन ने शिकायत की। रात को जब वो सो रही थी तो किसी ने उसके कमरे का सारा फर्नीचर इधर से उधर कर दिया।
یہ آخری واقعہ تھا جس نے کرس کا شک یقین میں تبدیل کر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، بلکہ صاف ظاہر تھا یہ سب کچھ خود اس کی بیٹی ریگن ہی کر رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے خواب خرامی؟ یعنی ریگن یہ سب کچھ نیند میں کرتی ہے؟ نہیں مارک، نیند میں نہیں بلکہ جاگتے میں، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اب کرس نے ریگن کے لرزتے پلنگ کا ذکر کیا جو بعد میں 2 دفعہ ہلا تھا، جس کے بعد ریگن نے اصرار بلکہ ضد کی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی۔ تم جانتی ہو کہ اس کا پلنگ نہیں ہلا تھا؟ نہیں، تشنج کا دورہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ بخار رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ کہیں لے جاؤں اسے؟ کرس، تم نے اس کے اسکول کے کام کا ذکر کیا تھا، ریاضی میں اس کا کیا حال ہے؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریاضی کے متعلق بتاؤ۔ ایک دم خراب۔ میرا مطلب ہے یکا یک وہ اس مضمون میں ٹھوس ہو گئی ہے۔ یہ کیوں پوچھا تم نے؟ یہ بھی ایک علامت ہے۔ کاہے کی؟ فکر کی کوئی بات نہیں، بہتر ہوگا میں فون سے کوئی اندازہ نہ لگاؤں۔ پینسل ہے تمہارے پاس؟ وہ کرس کو واشنگٹن کے ایک ڈاکٹر کا نام دینا چاہتا تھا۔ مارک، تم یہاں آ کر اسے دیکھ نہیں سکتے؟ وہ جمی کا واقعہ نہ بھولی تھی۔ اس وقت کے کرس کے ڈاکٹر نے حال ہی میں دریافت شدہ دوا لکھ دی۔ جب وہ ڈاکٹر کا پرچہ لے کر گئی تو دوا کی دکان والے نے کہا کہ مادام، یہ دوا بازار میں نئی آئی ہے، میں آپ کو گھبرا دینا نہیں چاہتا، لیکن جارجیا میں اس دوا نے بہت سے بچوں کو یرکان میں مبتلا کر دیا ہے۔ مارک، تم آ نہیں سکتے؟ نہیں، تم فکر نہ کرو، جس ڈاکٹر کی میں سفارش کر رہا ہوں وہ بہترین ہے۔ پینسل ہے تمہارے پاس؟ کرس چند ثانیوں تک سوچتی رہی اور پھر کہا، ہاں ہے۔ کرس نے نام لکھ لیا۔ اس سے کہنا کہ ریگن کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد مجھے فون کرے، ڈاکٹر نے کہا، اور فی الحال دماغی امراض وغیرہ کے ڈاکٹر کو بھول جاؤ۔ واقعی دماغی امراض کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر علامتیں دماغی مرض کی ہیں کرس، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دماغی مرض نہ ہو، چنانچہ پہلے جسم کا معائنہ، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کرس نے مقامی ڈاکٹر کو فون کر کے اسی سپہر کا وقت لے لیا۔ اب اس کا وقت اس کا اپنا تھا۔ شوٹنگ کم سے کم اس کے لیے فی الحال ختم ہو چکی تھی۔ بلکہ دوسرے گروپ کی شوٹنگ کر رہا تھا اور ان مناظر کو فلما رہا تھا جس میں ہیروئن کی ضرورت نہ تھی۔ ڈاکٹر آرلنگٹن میں تھا اور اس کا نام تھا سیموئل کلن۔ جب ریگن روٹھی ہوئی اور غصے میں معائنے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو ڈاکٹر کلن کرس سے اس کی بیٹی کی حالت مرض پوچھ رہا تھا۔ کرس نے تفصیلات بیان کی۔ ڈاکٹر غور سے سن رہا تھا، سر ہلا رہا تھا اور اپنی نوٹ بک میں ضروری باتیں لکھتا جا رہا تھا۔ جب کرس نے ریگن کے پلنگ کے ہلنے کے متعلق کہا تو ڈاکٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، لیکن کرس نے اپنا بیان جاری رکھا۔ مارک کے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ریگن ریاضی میں ایک دم سے کمزور ہو گئی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کرس نے کہا۔ آپ کی مراد اسکول کے کام سے ہے؟ ڈاکٹر کلین نے پوچھا۔ جی ہاں، اسکول کا کام، خصوصاً ریاضی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے میں مریضہ کا معائنہ کر لوں مسز مکینل، اس کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا۔ اس کے بعد وہ کرس کو وہیں بیٹھی چھوڑ کر معائنے کے کمرے میں پہنچا اور ریگن کا پوری طرح سے معائنہ کیا اور تحقیقات کے لیے اس کے پیشاب اور خون کا نمونہ لیا۔ پیشاب اس کے کلیجے اور گردوں کا عمل معلوم کرنے کے لیے، اور خون میں سرخ اور سفید ذرات کی مقدار اور ذیابیطس وغیرہ معلوم کرنے کے لیے۔ معائنہ ختم کر کے وہ ریگن کے سامنے بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اس کا مزاج اور ڈھنگ معلوم کرنے کے لیے۔ پھر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں کرسی پڑی ہوئی تھی، جہاں کرس بیٹھی ہوئی تھی، اور نسخہ لکھنے لگا۔ شدید حرکیات اعصاب کی بے ترتیبی معلوم ہوتی ہے۔ کیا؟ اعصابی نظام میں گڑبڑ؟ کم سے کم ہمارا تو یہی خیال ہے۔ اب تک یہ تحقیق ہو نہیں پایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاہم سن بلوغت کے ابتدائی دور میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ساری علامتیں وہی ہیں، غصے کی شدت، شدت عمل، آتشی مزاج اور ریاضی میں اس کی کمزوری۔ ہاں، ریاضی ہی کیوں؟ اعصاب کی یہ گڑبڑ سوچنے سمجھنے کی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے پیڈ کا نسخے والا کاغذ پھاڑ کر کرس کو دے دیا۔ کرس نسخہ دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ؟ سکون بخش دوائیں؟ قوت بخش کیا مذاق ہے؟ اس کی قوت حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے، کلین نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل انتہائی افسردگی کا شدید رد عمل ہے۔ افسردگی؟ کلین نے اس بات میں سر ہلایا۔ افسردگی؟ کرس بڑبڑائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ ہی نے تو بچی کے والد کا ذکر کیا تھا۔ کرس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ آپ کے خیال میں اسے دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا مناسب ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں تو ہمیں انتظار کر کے دیکھنا ہے کہ ریٹالن پر کیا اثر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ 2-3 ہفتے انتظار کیجئے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سب اعصاب کی گڑبڑ ہے؟ کم سے کم میرا تو ایسا ہی خیال ہے۔ اور وہ سارے جھوٹ جو ریگن اب تک بولتی رہی ہے، یہ دوائیں ان کا مسئلہ ختم کر دیں گی؟ ڈاکٹر کے جواب نے کرس کو پریشان کر دیا۔ اس نے پوچھا، آپ کی بیٹی گالیاں بہت بولتی ہے؟ کبھی نہیں، کرس نے جواب دیا۔ بس تو یہی حال جھوٹ کا ہے۔ میرا مطلب ہے جو اس کی گالیوں کا ہے۔
एसाबी अमराज की चंद किस्मों में। 1 मिनट डॉक्टर। क्रिस ने उसकी बात काट दी। आपको ये ख्याल कैसे आया कि रेगन गालियां बकती है? मेरा मतलब है यही आपने कहा या मैंने गलत समझा? एक लम्हे तक डॉक्टर क्लिन क्रिस की सूरत तकता रहा, फिर चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद कहा, जी हाँ, यही कहा था मैंने। आपकी बेटी निहायत ही फाहिश गालियां बकती है, आप नहीं जानती ये आपने नई बात कही है। मैंने कभी रेगन को गाली बकते नहीं सुना। साफ साफ कहिए डॉक्टर। मिसेज मैकैनल, जब मैं उसका मुआयना कर रहा था तो उसके मुंह से गालियों का सैलाब बह रहा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? किस किस्म की गालियां? मिसेज मैकैनल, बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि यानी इंतहा किस्म की गालियां जो कभी कोई लड़की नहीं बोल सकती। मसलन। डॉक्टर ने शाने उचकाए। क्रिस ने 2 आमियाना गालियां बोलकर पूछा, ये गालियां? हाँ, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और क्या कहा था उसने खुसूसन? मिसेज मैकैनल, उसने कहा था कि मैं उससे अपनी उंगलियां दूर रखूं। क्रिस ने कानों पर हाथ रख लिए। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने। बहरहाल ये कोई गैर मामूली बात नहीं है मिसेज मैकैनल, और मैं उससे परेशान नहीं। ये भी मर्ज की एक अलामत ही है। क्रिस नफी में सर हिला रही थी और फर्श की तरफ देख रही थी। मिसेज मैकैनल, रेगन जानती ही नहीं कि वो क्या कह रही है। दरअसल वो कुछ समझती ही नहीं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी। हाँ, शायद ऐसा ही है, वो बुड़बुड़ाई। आप दवाई आजमाइए, डॉक्टर ने मशवरा दिया, फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ, 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा उसका मुआयना करना चाहता हूँ। उसने मेज पर रखे हुए कैलेंडर के सफ़े उल्टे। 27 तारीख को बुध पड़ता है, आप आ सकती हैं उस दिन? डॉक्टर ने पूछा। बिल्कुल। वो उठी और नुस्खे का कागज जेब में रख लिया। 27 तारीख ठीक रहेगी। मिसेज मैकैनल, मैं आपकी फिल्में जरूर देखता हूँ। क्लिन ने क्रिस के लिए दरवाजा खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्रिस दरवाजे में खड़ी हो गई। वो अपने होंठों पर शहादत की उंगली रखकर कुछ सोच रही थी। वो डॉक्टर की तरफ घूम गई। तो आपके ख्याल में दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं? उसने कहा। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दोस्ताना मशवरा यह है कि कुछ दिन इंतजार किया जाए, देखें क्या होता है। वो मुस्कुराया। इस असना में आप परेशान व मुतफिक्र ना होने की कोशिश करें। किस तरह? और वो चली आई। जब वो कार में जा रहे थे तो रेगन ने उससे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। कोई खास बात नहीं, ऐसा भी कमजोरी है और बस। क्रिस ने गालियों वाली बात उससे छुपाई। बरके, उसने सोचा, गालियां उसने बरके से सीखी हैं। लेकिन बाद में उसने इसका जिक्र शारविन से किया और पूछा कि क्या उसने कभी रेगन को ऐसी गालियां बकते सुना है? नहीं तो, शारविन ने जवाब दिया। अलबत्ता रेगन की उस्तानी शिकायत कर रही थी। कब? कोई 1 हफ्ता पहले। शारविन का मतलब उस उस्तानी से था जो रेगन को घर पर पढ़ाने आती थी। लेकिन तुम तो जानती ही हो उस उस्तानी को, वो बात का बतंगड़ बना देती है। रेगन ने लुगत है या वाहियात जैसा ही कोई लफ्ज इस्तेमाल किया होगा। हाँ शारविन, तुम उसे मजहब के मुतल्लिक बताती हो बहुत कुछ। शारविन का रंग सुर्ख हो गया। यूं ही चंद बातें। बात यह है कि वो खुद इतने बहुत से सवालात पूछती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ। इसके बाद के दिनों में एक तरफ तो क्रिस उस पार्टी की तैयारी में मसरूफ रही और दूसरी तरफ मुकर्रा वक्त पर वो रेगन को दवाई देती रही। लेकिन डिनर पार्टी की रात तक रेगन में उसे कोई तब्दीली नजर न आई, सिवाय इसके कि उसका हाफजा मजीद कमजोर हो गया। वो लिबास और जिस्म की तरफ से और ज्यादा बेपरवाह हो गई और मजीद वो मतली की शिकायत करने लगी। अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए वो जो तराकीब इस्तेमाल करती थी, या यूं कहो कि जो झूठ बोलती थी, उसमें एक का इजाफा हो गया। वो शिकायत करने लगी कि उसकी ख्वाबगाह में सड़ान आती है। उसके इसरार पर क्रिस एक दिन उसके कमरे में पहुंची और मुंह उठाकर सूंघने लगी। क्या बदबू नहीं आ रही? रेगन ने पूछा। तुम्हारा मतलब है तुम इस वक्त भी महसूस कर रही हो? क्रिस ने पूछा। बिल्कुल। किस किस्म की बू है? रेगन ने नाक उचकाई थी। जैसे कोई गंदी चीज जल रही हो, जैसे कोई बूढ़ा बकरा कमरे में आ गया है। अच्छा, तुम्हें नहीं आ रही बू? हाँ, आ रही है कुछ कुछ। क्रिस ने झूठ बोला। आओ खिड़कियां खोल दे ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। हकीकत में क्रिस ने कोई बू महसूस ना की, लेकिन उसने फैसला किया कि जब तक डॉक्टर के पास जाने की तारीख नहीं आ जाती वो रेगन की हाँ में हाँ मिलाती रहेगी। वैसे भी वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही मसरूफ थी, एक तरफ डिनर पार्टी की तैयारियों में और दूसरी तरफ उस स्क्रिप्ट के मुताले में जो उसके एजेंट ने उसे भेज दिया। पार्टी से एक दिन पहले की शाम को उसने अपनी दूसरी मसरूफियात तय कर दी और पार्टी की तैयारियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। सबको बिठाकर खाना चुनने की बजाय लिफ्ट का इंतजाम मुनासिब रहेगा, क्रिस ने कार्ल से कहा। दीवान खाने के इंतहाई सिरे पर हम मेजें लगा देंगे और वहीं से मेहमानों को खाना देंगे जो काबे उठा कर आएंगे। बहुत अच्छा मादाम, कार्ल ने फौरन कहा। विली, ताज़ा फूलों का सलाद कैसा रहेगा? बहुत उम्दा, शुक्रिया विली। क्रिस ने मुख्तलिफ मौजू के दिलचस्प आदमियों को मदऊ किया। डायरेक्टर बरके और सेकंड यूनिट के नौजवान डायरेक्टर के अलावा मुतवक्का मेहमानों में थे
मजलिस खवातीन का एक रुकन और उसकी बीवी, अपोलो रॉकेट का एक खलाबाज और उसकी बीवी, जॉर्ज टाउन के 2 पादरी जो गोया उसके पड़ोसी थे, और मैरी जो पैरन और एलन क्लेरी। मैरी जो पैरन मोटी भूरे बालों वाली और वाशिंगटन की नजूमिया थी जो किस्मत का और गैब का हाल बताती। क्रिस से उसकी मुलाकात व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में हुई और क्रिस ने इस औरत को फौरन पसंद कर लिया। बहुत मज़े की औरत थी ये मैरी जो। एलन क्लेरी उधेड़ उम्र की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी जिसने मॉस्को के अमरीकी सफारत खाने में काम किया और क्रिस के बहुत से सफ़रों में उसकी बहुत सी मुश्किलात हल की थी और पासपोर्ट और कस्टम वगैरह के सिलसिले में उसकी मदद की। बरसों के बाद भी क्रिस उसे नहीं भूली और चाहती थी कि वो वाशिंगटन आए। चुनाचे क्रिस ने उसे मदऊ किया। शारविन, उसने पूछा, कौन कौन से मुकद्दस बाप आ रही हैं पार्टी में? ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकती। अलबत्ता मैंने कॉलेज के सदर और डीएन को दावतनामा भेज दिया है, लेकिन सदर तो नहीं आ रही हैं। शायद अपना नेमुल बदल भेज रही हैं। उनके सेक्रेटरी ने आज सुबह मुझे फ़ोन पर बताया कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हैं। किसको भेज रही हैं वो? क्रिस ने दिलचस्पी से पूछा। ठहरो। शारविन ने कागजात के पलंदे में से एक कागज़ निकाल लिया। हाँ, ये है। उनके नायब शिरकत करेंगे, फादर जोसेफ डायर। तुम्हारा मतलब है कॉलेज से? पता नहीं। चलो ठीक है। क्रिस को ज़रा मायूसी हुई। कल रात बरके पर ज़रा नज़र रखना, उसने हदायत दी। ज़रूर। शारविन ने सर हिलाया। रिक कहाँ है? नीचे। शारविन, मुनासिब होगा कि तुम अपना टाइपराइटर वहाँ ले जाओ और वहीं बैठकर काम करो ताकि रिग पर नज़र रख सको। मेरा मतलब है एक तरफ तुम टाइप भी करती रहोगी और दूसरी तरफ उसे देखती भी रहोगी। बुरा मत मानना, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल उसे ज़्यादा देर तक तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं। ख्याल बुरा नहीं तो आइंदा से ऐसा ही करना। फ़िलहाल घर जाओ और घोड़े दौड़ाओ। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी तो एक बार फिर क्रिस एगन की तरफ से मुतफिक्र और परेशान हो गई। उसने टेलीविज़न देखने की कोशिश की लेकिन जी ना लगा। वो एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रही थी। कुछ हो रहा था, कुछ होने वाला था। घर की फिजा कुछ अजनबी सी हो चली थी, अजीब तरह की गैर अर्जी सी खामोशी मुसल्लत हो चुकी थी, जैसी कि तूफान से पहले होती है। आधी रात तक घर में सब सो चुके थे। उस रात कोई गड़बड़ न हुई। धानी रंग के खूबसूरत लिबास में क्रिस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। फूली हुई आस्तीनों की स्कर्ट और पतलून, जूते चमकदार और नरम, उसकी उम्मीद की तरह। मैरी जो पैरन सबसे पहले आई, उसके साथ उसका 10 साला बेटा रॉबर्ट भी था और सबके आखिर में आने वाला फादर डायर था। जवान, दुबला पतला, चेहरे पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक और उसके पीछे मुर्दा सी आंखें। दरवाजे पर ही उसने देर से आने की मुआफ़ी मांगी। डिनर के लिए मुनासिब टाई ही नहीं मिल रही थी, उसने कहा। क्रिस उसकी सूरत तकने लगी और फिर एकदम से उसने कहकहा लगाया। उसकी दिन भर की तबीयत की उदासी दूर होने लगी। शराब ने अपना काम किया। 9:45 बजे मेहमान पूरे दीवान खाने में बिखरे छोटे छोटे ग्रोहों में खड़े खाना खा रहे और बातें कर रहे थे। क्रिस ने अपनी प्लेट में बैनर से गर्मा गर्म खाना लिया और अब उसकी निगाहें मैरी जो को तलाश कर रही थी, जो सोफे पर बैठी हुई थी। क्रिस ने उससे यूं ही सी रस्मी बात की। उसका सर गंजा था, खोपड़ी पर सिलवटें थीं। क्रिस अपनी काब उठाए सोफे के करीब पहुंची और कॉफ़ी की मेज़ के सामने फर्श पर बैठ गई। नजूमिया मैरी जो हंस रही थी। हाँ कहो मैरी जो, डीन ने कांटी में गोश्त की बोटी पिरोकर मुंह में रखते हुए कहा। हाँ कहो मैरी जो, क्रिस ने भी वही अल्फाज दोहराए। खाना बहुत लजीज बनाया है। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मुनासिब है। मैरी जो बता रही थी कि एक जुज़ोइड था जो मामूल भी था और फादर को यकीन नहीं आया। मैरी जो ने कहा, भाई ये आप गलत कह रही हैं। फादर वैगन्स ने तौसी की। मैंने ये कहा था कि नाकाबिल यकीन सी बात है। तुम्हारे ये मतलब है वो मामूल जो आमिल का होता है? क्रिस ने पूछा। बेशक, मैरी जो ने कहा, बल्कि वो तो रूहानी हल्का भी करता था। वो तो मैं भी करता हूँ हर सुबह, फादर वैगन्स ने कहा। तुम्हारा मतलब है वो हल्का हाजरात करता था, रूहों को बुलाता था? क्रिस ने मैरी जो से पूछा। हाँ, मैरी जो ने जवाब दिया। 19वीं सदी में बेहद मशहूर था वो। अपने ज़माने का वो तन्हा काहिन था जिसे ढकोसलाबाज नहीं बल्कि सच्चा समझा गया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, वह जज़ोइट ना था, फादर वैगन्स ने कहा। अरे 100% था फादर, मैरी जो फिर हंसी। जब उसकी उम्र 22 साल की थी तो वो जज़ोइट जमात में शामिल होकर पादरी बन गया और वादा किया कि आइंदा से वो मामूल के तौर पर काम ना करेगा। लेकिन जमात ने उसे फ्रांस से निकाल दिया। वो हमारी हंसी के बेताब हो गई। और ये कि इसके फ़ौरन बाद उसने तो लॉरेंस में हल्का हाजरात किया था। जानते हो क्या किया उसने? हल्का हाजरात में उसने मलका से कहा कि उसे एक बच्चे की रूह छुएगी जो अभी आलम वजूद में नहीं आया। और जब उन्होंने एकदम से कमरे की रोशनियां जला दी तो सब ने देखा। मैरी जो ने कहकहा लगाया कि पादरी साहिब अपना नंगा पांव मलका के बाजू पर रखे बैठे थे। अब कुछ कहना है? बोलो।
फादर वैगन्स ने काब मेज पर रख दी और मुस्कुरा कर कहा, अब आप एक कतरे की वजह से पूरे समुद्र को गंदा समझ रही हैं। वैसे ये सच है कि सिर्फ एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हर खानदान में एक फर्द तो बुरा होता ही है। एक दफा मेरे साथ भी एक वाकया हुआ, क्रिस ने कहा। यह आप एतराफ़े गुनाह कर रही हैं? क्रिस मुस्कुराई। जी नहीं, मैं कैथोलिक नहीं हूँ, वो बोली। जेसुइट भी कैथोलिक नहीं है, मैरी जो ने कहा। अब ये अपना अपना ख्याल है, फादर वैगन्स ने कहा और क्रिस की तरफ घूम गया। हाँ तो आप क्या कह रही थी? भूटान में एक आदमी एक दफा मैंने रूहानियत के जोर से हवा में उड़ते देखा और उसने दास्तान सुनाई। आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है? आखिर में क्रिस ने पूछा। वाकई ऐसा हो सकता है। कौन कर सकता है? फादर वैगन्स ने कहा। कि रूह क्या है, रूहानियत क्या है? कहो तो अभी अपनी राय जाहिर करूं, मैरी जो ने कहा। नहीं मैरी जो, फादर वैगन्स ने कहा। मैंने अफलास का हलफ लिया है। मैंने भी, क्रिस बुड़बुड़ाई। क्या कहा? फादर वैगन्स उसकी तरफ झुक गया। कुछ भी नहीं, एक बात पूछना चाहती थी आपसे, क्रिस ने कहा। वो छोटी सी कोठी नहीं है गिरजा के अकब में? क्रिस ने उस सिमत इशारा किया। आपका मतलब है मुकद्दस तसलीस? फादर वैगन्स ने पूछा। हाँ वही। तो क्या होता है वहाँ? ये लोग वहाँ शैतानी इबादत करते हैं, मैरी जो ने कहा। बुनियादी तौर पर यह शैतानी इबादत की बिगड़ी हुई शक्ल है, फादर वैगन्स ने कहा। उसका ताल्लुक इल्म सिफली और शैतान की पूजा से है। वाकई आपका मतलब है हकीकत में शैतान की पूजा जैसी कोई चीज़ भी है? ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, अलबत्ता मैंने सुना है सिर्फ शहर पेरिस में तकरीबन 50,000 शैतानी पूजा के मराकिज़ हैं। आपका मतलब है इस दौर में? क्रिस को हैरत हुई। सुना है, बेशक को शुबा जेसुइट जासूसों की रिपोर्ट है ये, मैरी जो ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं आवाज़ें सुनता हूँ मोहतरमा, फादर वैगन्स ने कहा। शैतान के परिस्तारों की बड़ी खौफनाक कहानियां मैंने भी सुनी हैं, क्रिस ने कहा। मैं अक्सर सोचती हूँ उनमें कहाँ तक सदाकत है। ये तो मैं नहीं कह सकता, फादर वैगन्स ने कहा। अलबत्ता जॉन डायर बता सकते हैं। कहाँ है जॉन डायर? फादर वैगन्स ने इधर उधर देखा। वो है, उसने दूसरे पादरी की तरफ इशारा किया जो मेज़ों के सामने उनकी तरफ पुश्त किए खड़ा था और अपनी प्लेट में दूसरी दफ़ा खाना ले रहा था। मैंने कहा, जो आपने बुलाया मुझे डीएन साहब? नौजवान पादरी ने उनकी तरफ घूम कर कहा। फादर वैगन्स ने उंगली के इशारे से उसे आने को कहा। 1 मिनट में हाजिर होता हूँ, फादर डायर ने कहा और सलाद और शोरबे पर शिद्दत से हमलावर हुआ। राहबानियत में यही एक भूत है गोया। फादर वैगन्स ने शराब की चुस्कियां लेते हुए कहा। मुकद्दस तसलीस में बेहुरमती के 1-2 वाक़यात हुए थे गुज़िश्ता हफ्ते, और फादर जो ने बातों बातों में कहा था कि उन्हें याद है कि शैतान के परिस्तार शैतानी इबादत में ऐसा ही कुछ करते हैं। चुनाचे मैं समझता हूँ कि फादर जो इसके मुतल्लिक कुछ जानते हैं। तो क्या हुआ था मुकद्दस तसलीस के गिरजा में? मैरी जो ने पूछा। ये ना पूछिए, बहुत घिनौनी और गलीज बात थी, फादर वैगन्स ने कहा। अरे कहो भी, हम लोग खाने से तो फारिग हो ही चुके हैं, इसलिए उसके बिगड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ये इंतहा है। अरे कहिए ना फादर। तो आप मेरे ख्यालात नहीं पढ़ सकती मैरी जो? फादर वैगन्स ने कहा। पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस काबिल नहीं कि उस मुकद्दस मुकाम में झांक सकूं। भाई बड़ी वाहियात और घिनौनी बात है। और इसके बाद फादर वैगन्स ने बेहुरमती बयान की। पहले वाक़या में यह हुआ कि मलबूसाते मुकद्दसा के बूढ़े मुहाफिज ने देखा कि कुर्बानगाह के मुकद्दस कपड़े पर और ऐन इबादतगाह के सामने इंसानी पाखाने का अंबार था। ये वाकई घिनौनी बात है, मैरी जो ने नाक सुकेड़ी। दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा घिनौना है, फादर वैगन्स ने कहा। वाक़या बताने के बाद फादर वैगन्स ने पूछा, है ना बेहद घिनौनी बात? क्रिस ने देखा कि मैरी जो दहशत ज़दा थी। बस फादर बस, मैरी जो ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैंने ये बातें बताने पर आपको मजबूर किया। मुनासिब होगा कि अब हम मौजू बदल दें। नहीं नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्रिस ने कहा। बेशक मैं बेहद मज़ेदार आदमी हूँ। ये फादर डायर था जो अपनी काबिलियत क्रिस के करीब आ खड़ा हुआ। मुझे 1 मिनट की मोहलत दीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। मैं खलाबाज से एक शर्त अधूरी छोड़ आया हूँ। कैसी शर्त? फादर वैगन्स ने पूछा। पहले ईसाई मुबल्लिग को चांद में बसाने के मुतल्लिक, फादर डायर ने कहा और उन सब ने कह कहा लगाया। फादर, इसके लिए आप बेहद मुनासिब हैं। आप जैसे दुबले पतले हैं कि वो लोग भी आपको रॉकेट की दुम में छुपा कर ले जा सकते हैं, मैरी जो ने कहा। मैं नहीं भाई, फादर डायर ने कहा और फिर फादर वैगन्स की तरफ घूम गया। ये तो मैं एमूरी के लिए तय कर रहा था। ये एमूरी हमारा मुसल्ला है और बड़ा तंग नज़र और सख्त गिर, फादर डायर ने नीची आवाज़ से दोनों औरतों को बताया। चांद पर कोई है नहीं और ये बात इसे पसंद आएगी क्योंकि इसे खामोशी पसंद है। और वो वहाँ किसको ईसाई बनाएंगे? मैरी जो ने पूछा। खलाबाजों को। और किसको? फादर डायर ने कहा और खलाबाज की तरफ देखकर कहा, मुआफ़ कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ।
ज़रा मामला तय कर लूँ, और वो चला गया। ये फादर डायर मुझे पसंद आए, मैरी जो ने ऐलान किया। मुझे भी। क्रिस ने मैरी जो से इत्तेफाक किया और फिर फादर वैगन्स की तरफ घूम गई। आपने ये नहीं बताया कि उस कोठी में क्या होता है, उसने याद दिलाया। राज है बड़ा। और वो पादरी कौन है जिसे मैं अक्सर देखा करती हूँ, तंदुरुस्त, तगड़ा और मुक्केबाज जैसा। आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद कौन से पादरी से है। फादर कारास। फादर वैगन्स ने आवाज़ दबाकर और मुनासिब लहजे में जवाब दिया। क्या करते हैं वो? सलाहकार हैं वो, फादर वैगन्स ने जवाब दिया और शराब का गिलास रख दिया। गुज़िश्ता रात उसे ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है। बेचारा कारास। क्या हुआ? क्रिस एकदम से मुतफिक्र हो गई। उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। क्रिस ने पिघलता हुआ सनसनीखेज हमदर्दाना जोश महसूस किया जिसे वो समझ ना सकी। ये सुनकर मुझे वाकई अफसोस हुआ, वो बोली। फादर कारास का दिल जैसे उलट गया है, फादर वैगन्स ने कहा। वो अकेली रहती थी। उसे मरे 2 दिन हो चुके थे जब लोगों को पता चला। मेरे खुदा, किस कदर गमनाक, मैरी जो ने कहा। किसको पता चला? क्रिस ने पूछा। उसकी बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट को। मैं समझता हूँ उन्हें अब भी पता न चलता अगर बड़ी बी के पड़ोसी ने शिकायत न की होती कि उसके कमरे में रेडियो 24 घंटे से बज रहा है। किस कदर गम अंगेज, क्रिस बुड़बुड़ाई। मादाम। क्रिस ने सर उठाकर देखा। कार्ल ग्लास से भरी हुई शराब की ट्रे लिए खड़ा था। ठीक है कार्ल, यहीं रख दो। क्रिस अपने मेहमानों की खिदमत में खुद ही शराब पेश करना पसंद करती थी। इसका ख्याल था कि इस तरह मेहमान और मेज़बान में बेतकल्लुफ़ी पैदा हो जाती है, तो मैं इब्तदा आप ही से करती हूँ, उसने कहा और फादर वैगन्स और मैरी जो को गिलास पेश किए। जब वो अपना पहला दौर ख़त्म कर चुकी तो लोगों के बहस के मौजू बदल चुके थे, सिवाय फादर डायर और खलाबाज के। जब वो उनके करीब से गुजरी तो उसने फादर डायर को खलाबाज से पूछते सुना, खला क्या है? इस पर खलाबाज ने शाने उचकाकर कहा कि ये तो उसे मालूम नहीं। चुनाचे फादर डायर ने उसे अपनी तेज नज़र से टांगते हुए कहा, यह तो मालूम होना ही चाहिए। बाद में क्रिस एलन क्लेरी के करीब खड़ी मास्को के मुतालिक बातें कर रही थी तो उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी जो गुस्से में भरी हुई थी और बावर्ची खाने में से आ रही थी। मेरे खुदा, बरके। वो चीख चीख कर किसी को मन मन भर की सुना रहा था। क्रिस माजरत करके बावर्ची खाने में पहुंची। बरके की गालियों का निशाना कार्ल था। शारविन बरके को खामोश करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बरके, क्रिस ने कहा, बस बहुत हुआ। डायरेक्टर ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वह बदस्तूर गुस्से में गालियां बकता रहा। उसके होंठों के कोनों से राल और कफ टपक रहा था। कार्ल नल के टब से टेक लगाए और हाथ बांधे खामोश खड़ा था, चेहरे पर अजीब तरह की करख्त बेहिसी और पलक तक झपके बगैर बरके को देख रहा था। कार्ल, तुम चले जाओ यहाँ से फौरन, क्रिस ने कहा। देख नहीं रहे इसकी हालत? लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला, यहाँ तक कि क्रिस उसे धक्के मारकर बाहर निकालने लगी। नाजी सुअर, बरके कार्ल की पुश्त की तरफ चीखा और फिर क्रिस की तरफ घूम गया। नुक्कल में क्या है? नुक्कल? क्रिस ने हथेली से अपना माथा सहलाया। भूख लगी है जोरों की। क्रिस शारविन की तरफ घूम गई। खिला दो इसे, मुझे रेगन को सुलाना है। और बरके, खुदा के लिए ऐसी जलील हरकतें मत करो, शराफत से काम लो। पार्टी में पादरी लोग भी शामिल हैं। अच्छा, उनको भी बुला लिया? बरके ने सर हिलाया। क्रिस तय खाने वाले खेल के कमरे में पहुंची जहां उसकी बेटी ने पूरा दिन गुजारा था। रेगन ओजा बोर्ड से खेल रही थी, खामोश, बेताल्लुक, बेपरवाह। उसे खुश करने और उसका ध्यान बटाने के लिए क्रिस उसे दीवान खाने में ले आई और मेहमानों से उसे मुतारिफ कराने लगी। किस कदर प्यारी बच्ची है, रुकने मजलिस कवानीन की बीवी ने कहा। रेगन ने हैरत अंगेज खुश इखलाकी का सबूत दिया। अलबत्ता मैरी जो के साथ उसका सलूक अजीब रहा। उसने ना तो मैरी जो से बात की और जब उसने हाथ बढ़ाया तो ना ही रेगन ने उसे मुसाफिया किया। लेकिन मैरी जो ने उसकी इस बदअखलाकी का मजाक बना लिया। ये जानती है कि मैं ढकोसला हूँ। उसने क्रिस को आंख मारी और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रेगन की कलाई यूं पकड़ ली जैसे उसकी नब्ज देख रही हो। लेकिन रेगन ने उसका हाथ झटक दिया और कीना तोज नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। थक गई है बेचारी, मैरी जो ने कहा। इसके बावजूद वो उसे मुतलाशी और मुतजस्सस नजरों से देखती रही। रिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्रिस ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। है ना बेटी? रेगन ने कोई जवाब ना दिया। उसने नजरें झुकाए रखी। सिर्फ 2 मेहमानों से रेगन का तारुफ बाकी रह गया था, लेकिन क्रिस ने यही बेहतर समझा कि उन दोनों से रेगन का तारुफ ना करवाए। चुनाचे वो उसे उसके कमरे में ले आई और बिस्तर में लेटा दिया। नींद आ जाएगी ना? क्रिस ने पूछा। पता नहीं, रेगन ने जैसे ख्वाब में जवाब दिया। उसने दूसरी तरफ करवट ले ली और वो दीवार की तरफ यूं देखे जा रही थी जैसे बहुत दूर देख रही हो। कहो तो थोड़ी देर किताब पढ़कर सुनाऊं? क्रिस ने कहा। रेगन ने नफी में सर हिला दिया। अच्छी बात है, तो फिर सोने की कोशिश करो। उसने झुककर रेगन का गाल चूमा, पलटकर दरवाजे तक आई और बत्ती बुझा दी। शब बखैर रिग।
वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी कि रेगन ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, मम्मी क्या हुआ है मुझे? इस कदर आसेबी, इस कदर मायूसी और इस कदर गैर मुतनासिब लहजा था उसका कि वो उसके मिजाज और उसकी उम्र से किसी तरह मेल न खाता था। लम्हा भर के लिए क्रिस लरस गई और परेशान हो गई, लेकिन फिर फौरन ही संभल गई। वही है जो मैंने कहा था, यानी ऐ साहब, 2-3 हफ्तों तक ये गोलियां खाती रहो जो डॉक्टर ने लिख दी हैं, और फिर तुम अच्छी हो जाओगी। बिल्कुल। अच्छा? कोई जवाब न मिला। क्रिस मुंतजिर रही। अच्छा? क्रिस ने सरगोशी में कहा। क्रिस ने अपने हाथ पर चूंटियां सी रेंगती महसूस की। उसने एक हाथ दूसरे पर रगड़ा। ये कमरा तो बेहद ठंडा हो रहा है एकदम से। कहाँ से आती है ये ठंडी हवा? वो खिड़की के करीब पहुंची। उसे देखा मजबूती से बंद थी। वो रेगन की तरफ घूम गई। सर्दी तो नहीं लग रही? कोई जवाब नहीं। वो बिस्तर के करीब पहुंची। रेगन सो गई। रेगन की आंखें बंद थी, सांस एक रफ्तार से चल रही थी। क्रिस पंजों के बल चलती हुई कमरे से बाहर आ गई। दीवान खाने में से गाने की आवाजें आ रही थी और ये देखकर वो खुश हो गई कि नौजवान फादर डायर पियानो पर बैठा हुआ था और उसके गिर्द एक गिरोह खड़ा था जो पियानो की धुन पर गा रहा था। जब वो दीवान खाने में दाखिल हुई तो वो लोग जब हम फिर मिलेंगे वाला गीत खत्म कर रहे थे। क्रिस उस गिरोह में शामिल होने के लिए बड़ी ही थी कि रुकने मजलिस कवानीन और उसकी बीवी ने उसे रोक लिया, और जिन्होंने अपने कोट अपने बाजुओं पर डाल रखे थे वो कुछ खफा से मालूम होते थे। अरे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? क्रिस ने कहा। इसका हमें भी अफसोस है, रुकन मजलिस कवानीन ने कहा। बहुत उम्दा शाम गुजरी। दरअसल मार्था के सर में दर्द है। वाकई मुझे भी इसका अफसोस है, रुकन की बीवी कराह कर बोली। क्रिस, इस बदइखलाकी की हम मुआफ़ी चाहते हैं। पार्टी बड़ी शानदार रही। आप लोग जा रही हैं, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्रिस ने कहा। वो उन्हें दरवाजे तक पहुंचाने गई। उसने फादर डायर की आवाज़ सुनी। भाई, किसी को वो गीत याद है? ए टोक्यो की हसीना, मुझे यकीन है कि तुम अब पछता रही हो। रुकन और उसकी बीवी को रुखसत करके वो वापस आ रही थी तो शारविन मुतालिया गाह में से निकल कर आई। बरके कहाँ है? क्रिस ने उससे पूछा। वहाँ। शारविन ने सर से मुतालिया गाह की तरफ इशारा किया। सो रहा है बेसुध। रुकन, मजलिस कवानीन ने कुछ कहा तुमसे? क्या मतलब? अभी अभी गए हैं दोनों, मियाँ बीवी। और ये अच्छा ही हुआ। शारविन, साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? वो ही बरके। और शारविन ने बताया कि रुकन मजलिस कवानीन और बरके में झड़प हो गई। तफसील सुनकर क्रिस ने कहकहा लगाकर कहा, उसे सोने ही दो, लेकिन बेहतर होगा शारविन कि तुम वहीं रहो। मुबादा वो जाग कर ऊधम मचाए। दीवान खाने के कोने में मैरी जो कुर्सी पर अकेली बैठी हुई थी वो बेचैन और परेशान मालूम होती थी। क्रिस उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि एक और मेहमान उसकी तरफ जा रहा था। क्रिस पियानो के करीब पहुंची तो फादर डायर ने उसकी तरफ देखा। ए हसीना, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? फादर डायर ने बशाशत से पूछा। क्रिस दूसरों के साथ खुशदिली से हंसी। ये बताइए कि शैतानी इबादत क्या होती है? वो बोली। फादर वैगन्स ने कहा है कि आप माहिर हैं उसके। पियानो के गिर्द खड़ा हुआ गिरोह खामोश हो गया और दिलचस्पी से मुंतजिर रहा। इसका जिक्र कैसे चला? फादर डायर ने संजीदगी से पूछा। बात यह है कि वो मुकद्दस तस्लीस में जो कुछ हुआ उसका जिक्र आ गया था बातों बातों में, क्रिस ने कहा। आपका मतलब बेहुरमती से है? अरे भाई, हमें भी बताओ, ये काहे की बात हो रही है? मैं तो अंधेरे में हूँ बिल्कुल, खलाबाज ने कहा। मैं भी, एलन क्लेरी ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि सड़क के दूसरी तरफ जो गिरजा है वहां कोई बेहुरमती कर गया था, फादर डायर ने कहा। मसलन कैसी बेहुरमती? खलाबाज ने पूछा। छोड़ो भाई, फादर डायर ने कहा। बस यूं समझ लो कि कोई फहाश हरकत कर गया। फादर वैगन्स ने कहा कि तुमने कहा था कि ये तो शैतानी इबादत जैसी बात है, क्रिस ने शह दी। और मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि इस किस्म की इबादत में क्या होता है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, फादर डायर ने कहा। सच तो यह है कि जितना कुछ जानता हूँ वो ज्यादातर जॉब से सुना है, दूसरे जॉब से सुना है। ये जॉब क्या होता है? क्रिस ने पूछा। जॉब जेज़ुइट का मुख्तसर है। फादर कारास इस किस्म के मामलात के माहिर हैं। क्रिस चौंकी। वो गहरी रंगत और कसरती बदन वाले पादरी जो मुकद्दस तस्लील वाले गिरजा में हैं, उसने पूछा। जानती हैं आप उन्हें? फादर डायर ने पूछा। आपका मतलब है कि फादर कारास माहिर नफ्सियात और दिमागी बीमारियों के माहिर हैं? हाँ, मैंने समझ लिया था कि आप जानती हैं ये बात। सुनो यार, कोई मुझे कुछ बताओ, खलाबाज ने कहा। यह शैतानी इबादत में क्या होता है? यूं समझे कि जलालत, फादर डायर ने शाने उचकाए। फाहश और शर्मनाक हरकतें, गुमराही और कुफर, ये ईसाइयों के इशाए रब्बानी की जलील नकल है, जहाँ वो लोग खुदा की बजाय शैतान की इबादत करते हैं और अक्सर उसके हजूर इंसानों की कुर्बानी पेश करते हैं। एलन क्लेरी ने सर हिलाया और वहां से जाते हुए बोला, मुझ पर तो दहशत तारी हो रही है। क्रिस ने उसे ना रोका। फादर वैगन्स आकर उस गिरोह में शामिल हो गई।
लेकिन ये आप कैसे जानते हैं? क्रिस ने कहा। अगर स्याह इशाए रब्बानी जैसी कोई चीज़ है तो ये कौन कह सकता है कि उसमें क्या होता है? ये बातें उन लोगों से मालूम हुई हैं जो शैतान के पुजारी थे, पकड़े गए और फिर उन्होंने इसका इकरार कर लिया। उनके बयानात पर एतबार नहीं किया जा सकता जो फादर वैगन्स ने कहा। उन लोगों ने बयानात इसलिए दिए थे कि उन्हें अजियत पहुंचाई जा रही थी, नहीं तो बड़े सख्त जान और हटीले लोगों ने भी बयान दिए हैं। अच्छा, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। फादर वैगन्स ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। डॉल ग्रान के गिरजा में भी मुझे 6 बजे इबादत करवानी है और मुझे बैठकर इबादत करनी है। फादर डायर मुस्कुराया और फिर उसने क्रिस के पीछे देखा, चौंका और कहा, मिसेस मैकैनल, हमारे एक और मेहमान तशरीफ लाए हैं। और उसने सर से उस तरफ इशारा किया। क्रिस ने घूमकर देखा और सन्नाटे में आ गई। रेगन गाउन पहने खड़ी थी कालीन पर और पेशाब किए जा रही थी। उसने खलाबाज की तरफ देखा, देखती रही। उसकी नज़र एकदम से बदल गई और तब उसने बेजान, गैर अर्जी और किसी दूसरे की आवाज़ में कहा, तुम मर जाने वाले हो। मेरे खुदा! क्रिस परेशान होकर चीखी और रेगन की तरफ भागी। मेरे खुदा रिग, आओ, मेरे साथ आओ। उसने रेगन का बाजू पकड़ा और उसे घुमाकर ले जाने लगी। तब उसने गर्दन घुमाकर देखा कि खलाबाज के चेहरे का रंग उड़ गया। क्रिस ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा, माफ़ करना, मेरी लड़की बीमार है, इसे नींद में चलने की आदत है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, उसने फादर डायर को किसी से कहते सुना। नहीं नहीं, ठहर जाइए, क्रिस ने जाते जाते रुक कर कहा। बराहे करम ना जाइए, कोई खास बात नहीं, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। बावर्ची खाने के दरवाजे पर रुककर क्रिस ने विली से कहा कि इससे पहले कि पेशाब का दाग पक्का होकर अनमिट हो जाए वो उसे धो डाले। वो रेगन को उसके कमरे में ले आई और नहलाने के बाद उसका गाउन बदला और उसे बिस्तर में लिटाकर लिहाफ उड़ा दिया। रिग मेरी जान, ऐसा तुमने क्यों किया? क्रिस ने पूछा। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि रेगन उसकी बात समझ ना रही थी। वो कोई समझ में ना आने वाली जुबान और बदली हुई आवाज में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसकी आंखें बेनूर सी थीं जिनमें बादल से मंडला रहे थे। फिर वो सो गई। क्रिस थोड़ी देर तक इंतजार करती रही और फिर नीचे वापस आ गई। जीने से उतरकर उसने देखा कि शार्विन और नौजवान असिस्टेंट डायरेक्टर बरके को सहारा देकर लिए जा रहे थे। उन्होंने टैक्सी बुलवाई और बरके को उसके होटल पहुंचाने जा रहे थे जो शार्विन पार्क में था। जरा एहतियात से वो लोग डायरेक्टर को संभाले घर से बाहर निकले तो क्रिस ने हदायत की। बरके ने गाली निकाली। क्रिस दीवान खाने में वापस आई तो उन मेहमानों ने जो गए ना थे रेगन की बीमारी के सिलसिले में अपनी हमदर्दी का इजहार किया। क्रिस ने उन्हें रेगन की बीमारी के मुतालिक बताया। जब उसने अजीब आवाज़ों और दस्तक की आवाज़ वगैरह का जिक्र किया तो मैरी जो ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और देखती रही। 1-2 दफ़ा क्रिस समझी कि वो कुछ कहने वाली है, लेकिन उसने कुछ ना कहा और क्रिस तफसीलात बयान करती रही। अक्सर दफ़ा नींद में चलती है वो? फादर डायर ने पूछा। जी नहीं, आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, क्रिस ने जवाब दिया। कम से कम मुझे तो आज ही पता चला। मेरे ख्याल में ये किसी किस्म की नफ्सियाती बीमारी है ना? पता नहीं, फादर डायर ने जवाब दिया। अलबत्ता मैंने सुना है कि ख्वाब खरामी की शिकायत बलोगत के इब्तदाई दौर में आम होती है। इससे पहले कि डायरेक्टर एकदम से खामोश हो गया और फिर जैसे कि संभल कर बोला, बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछें। पूरी बहस के दौरान मैरी जो खामोश बैठी आतिशदान में रक्स करते हुए शोलों को देखती रही और क्रिस ने देखा कि ऐसे ही खामोश और सोच में खलाबाज भी था। 1 साल में ही उसे रॉकेट पर सवार होकर चांद पर जाना था और जिसकी मौत की पेशन गोई रेगन ने की थी, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र ना किया। रेगन ने जो कहा था उसे सबने भुला दिया। अब मुझे चलना चाहिए, इबादत का वक्त हो रहा है, फादर वैगन्स ने कहा और जाने के लिए उठा। उसकी शय पाकर दूसरे मेहमान भी उठ खड़े हुए और रुखसत होने लगे और उन सब ने बारी बारी से क्रिस की पार्टी की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। दरवाजे पर फादर डायर का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आपकी किसी फिल्म में एक ऐसे पस्त कामत पादरी का रोल नहीं है जो पियानो बजाता है? अगर नहीं है, क्रिस हंसी, तो आपके लिए लिखवा लूंगी। ये मैं अपने भाई के लिए कह रहा हूँ। हाय रे भोलपन। क्रिस फिर हंसी और डायर को बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया। आखिर में रुखसत होने वाली मैरी जो और उसका बेटा थे। क्रिस ने इधर उधर की बातें करके उन्हें दरवाजे पर रोक रखा। उसे एहसास था कि मैरी जो के दिल में कोई बात है लेकिन उससे छुपा रही है। तुम्हारे ख्याल में इसमें कोई नुकसान तो नहीं? उसे जाने से रोकने के लिए क्रिस ने उससे रेगन के ओजा बोर्ड के मुसलसल इस्तेमाल और कप्तान हाउडी के मुतल्लिक बताकर पूछा। क्रिस को तवक्को थी कि मैरी जो उसके सवाल को हंसी में उड़ा देगी, लेकिन वो एकदम से संजीदा हो गई और सीढ़ियों की तरफ देखने लगी तो क्रिस को हैरत हुई, जैसे वो कुछ सोच रही थी। इसी तरह वो सर झुकाए बाहर निकलकर अपने बेटे के पास पहुंच गई और तब उसने सर उठाकर क्रिस की तरफ देखा और कहा,
तुम्हारी जगह मैं होती तो बोर्ड उसके हाथ में ना आने देती। फिर उसने कार की चाबियां निकालकर अपने बेटे को दी और बोली, बॉबी इंजन स्टार्ट करो, ठंडा हो गया होगा। वो कुंजियां लेकर चला गया। मैरी जो की आंखें अब भी अंधेरे में थीं। मैं नहीं जानती कि मेरे मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है, मैरी जो ने नीची आवाज में आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। बहुत से लोग मुझे रूहानियत से मंसूब कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। इसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि मैं वो जानती हूँ जो दूसरे नहीं जानते। ये एक अतिया है, सिहर और जादू नहीं। मेरे लिए ये बात कुदरती है, बिल्कुल कुदरती। मैं चूंकि कैथलिक हूँ इसलिए मेरा ये ईमान है कि हमारा एक पैर एक दुनिया में और दूसरा दूसरी दुनिया में है। जिस दुनिया का एहसास हमें है वह वक्त है, लेकिन कभी कभी मुझ जैसी गुनाहगार हस्ती को दूसरी दुनिया की झलक भी नजर आ जाती है, और ये दूसरी दुनिया मेरे ख्याल में अदम है, और अदम में वक्त नहीं है, वहाँ मुस्तकबिल हाल है। चुनाचे जब भी मुझे उस दूसरे पैर का एहसास होता है और मैं उस पर निगाह करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल देख रही हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है ये एक इत्तफाक हो। उसने शाने उचकाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं मुस्तकबिल देखती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो मैरी जो, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम जानती हो कि ये ओजा बोर्ड किस तरह काम करते हैं। इसमें आदमी का लाशऊर बड़ा काम करता है। शायद, मैरी जो ने कहा, शायद ऐसा ही हो, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है उसके पेश नज़र मैं कह सकती हूँ कि हल्का हाजरात और ओजा बोर्ड वगैरह किसी किस्म का एक खुफिया और पुरस्रार दरवाज़ा खोल देते हैं। शायद रूहों की दुनिया का नहीं। तुम उसमें यकीन नहीं रखती, बल्कि शायद उस दुनिया का दरवाज़ा जिसे तुम लाशऊर कहती हो। ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वाक़यात होते हैं। और क्रिस, पूरी दुनिया के पागल खाने ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो सिहर और जादू में दस्तरस रखते थे। मजाक कर रही हो? चंद लम्हों तक खामोशी का वक्फा रहा और फिर अंधेरे में से मैरी जो की नरम और नीची आवाज़ उभरी। क्रिस, सन 1921 में बावरिया में एक खानदान था। मैं नाम भूल रही हूँ उस खानदान का, शायद तुम्हें अखबार में मिल जाए। बहरहाल उस खानदान में 12 अफराद थे। हल्का हाजरात उन्होंने किया और इसके थोड़ी देर बाद ही वो सब के सब पागल हो गए। सब के सब 11 के 11। उन्होंने अपने घर में आग लगाने का सिलसिला शुरू किया। जब वो फर्नीचर जला चुके तो उन्होंने एक बेटी के 3 महीने के बच्चे को सुलगाना शुरू किया और तब पड़ोसी दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस पड़े। पूरे खानदान को, मैरी जो ने आखिर में कहा, पागल खाने में बंद कर दिया गया। बाप रे, क्रिस ने कप्तान हाउडी के मुताल्लिक सोचते हुए कहा। वो अब उसके लिए दिमागी बीमारी का आसेब बन गया था। जानती हूँ कि मुझे उसको दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं, मैरी जो ने रोशनी में आते हुए कहा, तुम मेरी बातों का कुछ ख्याल ना करो, सिर्फ अपने डॉक्टरों की हदायतों पर अमल करो। उसके लहजे में जो तसल्ली थी वो कुदरती ना थी। मुस्तकबिल देखने में तो मैं कमाल करती हूँ, वह मुस्कुराई। लेकिन जहाँ तक हाल का सवाल है, मैं बेकार हूँ महज। वो अपने परस में टटोलने लगी। अब ये मेरी ऐनक कहाँ गई? देखा, कहीं रख दिया उसे। हाँ, ये रही। ऐनक उसे कोट की जेब में से मिल गई। बहुत अच्छा घर है। उसने ऐनक लगाकर ऊपरी मंजिल की तरफ देखा। गर्मी का एहसास होता है। खुदा का शुक्र है, मैं तो डर रही थी कि तुम कहोगी कि ये आसेब ज़दा है। मैरी जो ने क्रिस की तरफ देखा। मैं ऐसा क्यों कहने लगी? क्रिस अपनी एक सहेली के मुताल्लिक सोच रही थी जो बेवरली हिल में रहती थी और मशहूर एक्ट्रेस थी। ये घर उसने बेच दिया था क्योंकि बकौल उसके इसमें एक रूह रहती थी जो खटखटाकर अपनी आमद का ऐलान करती थी। शायद तुम जो कुछ हो इस बिना पर, क्रिस ने कहा। मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा घर है। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ कई दफ़ा। सच? हाँ, एक अमीरुल बहर रहता था यहाँ, मेरा दोस्त था। बेचारे को फिर समुंदर में भेज दिया गया। कभी कभी खत आ जाता है उसका। अब ये मैं नहीं जानती कि वो मुझे याद आता है या उसका घर। वो मुस्कुराई। लेकिन उम्मीद है कि तुम मुझे दोबारा भी मदऊ करोगी। ज़रूर, तुम बहुत उम्दा औरत हो। उम्दा तो क्या, यूं ही सी हूँ। अच्छा खैर, आइंदा हफ्ते फ़ोन करोगी मुझे? हाँ, कम से कम यही मालूम करने के लिए कि हमारी लड़की की सेहत कैसी है। नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मेरी डायरी में है घर पर। क्या बात थी? क्रिस सोचने लगी। क्या ख़ास बात थी? मैरी जो के लहजे में कोई ख़ास बात थी, जैसे खतरे की घंटी हो, जैसे वो कुछ जानती हो, जैसे वो किसी बात की मुंतज़िर हो। अच्छा भाई, शब्बा खैर, मैरी जो ने कहा, और एक बार फिर दावत का शुक्रिया। इससे पहले कि क्रिस जवाब देती, वो लंबे लंबे डग भरती कार की तरफ जा रही थी। एक लम्हे तक क्रिस खड़ी उसे जाते देखती रही और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। बोझल थकान उस पर टूट पड़ी। क्या बात है, उसने सोचा। वो दीवान खाने में पहुंची और विली के करीब जा खड़ी हुई, जो घुटनों के बल बैठी कालीन पर से पेशाब का दाग धो रही थी। 2 दफ़ा सफ़ेद सिरका लगाया, वो बुड़बुड़ाई। दाग साफ हो रहा है? पता नहीं, अब शायद हो, देखते हैं।
जब तक कालीन खुश्क नहीं हो जाता कहना मुश्किल है, क्रिस ने कहा। जाने दो विली, सुबह देखा जाएगा। जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, धो लेती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। शब्बा खैर। शब्बा खैर मादाम। क्रिस थके हुए पैरों से जीना चढ़ने लगी। विली, शोरबा बेहद लजीज बना था, सब ने पसंद किया। जी हाँ, शुक्रिया मादाम। क्रिस ने रेगन के कमरे में देखा, वो सो रही थी। फिर उसे ओजा बोर्ड याद आ गया। क्या करे वो उसका? छुपा दे कहीं, फेंक दे? नहीं, इंतजार किया जाए थोड़ा सा, उसने फैसला किया। वो अपने कमरे में पहुंची, कपड़े उतारे, बिस्तर में लेट गई और लेटते ही सो गई। और फिर रात के किसी हिस्से में खौफ की बेपनाह चीखें सुनकर उसकी आंख खुल गई। ये रेगन चीख रही थी, मम्मी यहाँ आओ जल्दी, मुझे डर लग रहा है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। और वह बिस्तर से निकलकर रेगन के कमरे की तरफ भागी। उस कमरे में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें, पिल्ले के कूं कूं करने की आवाजें और पलंग के स्प्रिंग चिरचिराने की आवाजें। रेगन, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? उसने कहा और हाथ बढ़ाकर बत्ती का स्विच दबा दिया। रेगन तख्ता बनी चित पड़ी थी, चेहरा खौफ से बिगड़ गया था, गाल आंसुओं से तर थे और उसने दोनों हाथों से पलंग के दोनों किनारे पकड़ रखे थे। मम्मी, ये पलंग थरथरा क्यों रहा है? इसे रोको मम्मी, इसे रोको, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। रेगन के पलंग का बिस्तर बुरी तरह से कांप रहा था, थरथरा रहा था, लरज रहा था, ऊपर उठ रहा था और नीचे गिर रहा था। रेगन डॉक्टर क्लीन के मुआयने की मेज पर चित लेटी हुई थी, हाथ और पैर बाहर की तरफ झुके हुए। डॉक्टर ने उसका पैर दोनों हाथों से टखने की तरफ मोड़ा। चंद लम्हों तक डॉक्टर ने उसे पकड़े रखा और फिर एकदम से छोड़ दिया। पैर अपनी असली हालत पर आ गया। उसने ये अमल कई दफा दोहराया, लेकिन कोई मुख्तलिफ नतीजा जाहिर न हुआ। डॉक्टर को इत्मीनान न हुआ। अचानक रेगन उठ बैठी और उसने डॉक्टर के चेहरे पर थूक दिया। तब डॉक्टर ने नर्स को रेगन के पास जाने की हदायत की और खुद अपने कमरे में आ गया जहां क्रिस बैठी हुई थी। ये अप्रैल की 26 तारीख थी। वो इतवार और पीर के दिन शहर से बाहर गया हुआ था। चुनाचे क्रिस आज सुबह उसके पास आ सकी। उसने डॉक्टर को पार्टी वाला वाकया बताया और रेगन के पलंग के लरजने की तफसीलात बयान की। पलंग हकीकत में हिल रहा था? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, हकीकत में। कितनी देर तक? ये तो मैं नहीं जानती, शायद 10, शायद 15 सेकंड। मेरा मतलब है यही मैंने देखा। इसके बाद रेगन का जिस्म ईंट सा गया और फिर उसने बिस्तर में पेशाब कर दिया, या शायद वो पहले कर चुकी थी। बहरहाल मैं नहीं जानती। फिर एकदम से रेगन मुर्दे की तरह सो गई और दूसरे दिन की दोपहर से पहले बेदार न हुई। अब डॉक्टर क्लिन मुआयने के कमरे में से अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। उसका सर झुका हुआ था, वो किसी सोच में था। क्या जाहिर हुआ डॉक्टर? क्रिस ने पूछा। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद और परेशान थी। मुआयने से कुछ जाहिर नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। वो अपनी मेज के पीछे बैठ गया। वो उलझन में मालूम हो रहा था। रेगन कभी बुलंदी पर से गिरी है? आपका मतलब है सर के बल? हाँ, नहीं तो बचपन की कोई बीमारी, वही जो बच्चों को अमूमन होती है, गर्मी, दाने, बड़ी खांसी वगैरह। नींद में चलने का मर्ज? ये अभी अभी शुरू हुआ, नींद में पहले कभी नहीं चली। क्या मतलब है आपका? पार्टी की रात वो नींद में चली थी? हाँ, वो जानती ही नहीं कि उस रात उसने क्या किया, और दूसरी बातें भी हैं जो उसे याद नहीं, कुछ वक्त पहले की। इतवार के दिन रेगन अभी सो रही थी। समुंदर पार से हावर्ड का फोन आया। रिग कैसी है? हावर्ड ने पूछा। उसकी सालगिरह पर फोन करने का शुक्रिया, क्रिस ने कटीले लहजे में कहा। मैं मसरूफ था, ना कर सका, अब ताने देना बंद करो। होटल वापस आते ही मैंने रिग को फोन किया। क्या होगा? उसने बताया नहीं तुम्हें? बात की तुमने उससे? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या हुआ है उसे? क्या कहना चाहते हो तुम? उसने मुझे एक गाली दी थी और फोन रख दिया। अब ये वाकया बयान करने के बाद क्रिस ने डॉक्टर क्लिन को बताया कि जब रेगन बेदार हुई और उससे पूछा गया तो उसे याद ना था कि उसके बाप ने उसे फोन किया, और ये कि दावत की रात में क्या हुआ। तो फिर शायद वो फर्नीचर के इधर उधर हो जाने को भी झूठ नहीं बोल रही, डॉक्टर क्लिन ने कहा। मैं समझी नहीं। बिलाशुबा अपने कमरे का फर्नीचर खुद उसने इधर उधर किया था, लेकिन इस हालत में जब वो खुद ना जानती थी कि क्या कर रही है। इस हालत को ऑटोमेज़म कहते हैं, यानी खुद हरकती अमल। ऐसा अमल जो आदमी गैर शऊरी तौर पर करता है, बेसोचे समझे, मशीन की तरह। यूं समझिए कि बेखुदी की हालत होती है। मरीज ना तो जानता है कि क्या कर रहा है वो, और ना ही बाद में उसे याद रहता है कि उसने क्या किया। ये आप अजीब बात कह रहे हैं डॉक्टर। उसके कमरे में शाह बलौत की एक बहुत बड़ी खानों वाली मेज है जिसका वजन आधे टन से ज्यादा ही होगा, कम नहीं। ये मेज भी अपनी जगह से हट गई। रेगन उसे किस तरह हटा सकती थी? इस मर्ज में गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत आम होती है। अच्छा, कहाँ से आती है? डॉक्टर ने शाने उचकाए। ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपने जो कुछ कहा है
उसके अलावा भी कोई अनोखी बात है? बेढंगी और गंदी हो गई है वो। अनोखी बात, डॉक्टर ने दोहराया। उसके लिए ये अनोखी बात ही है। हाँ ठहरिए, एक और बात है। आपको वो ओजा बोर्ड याद है ना, जिससे रेगन खेला करती थी, और उसका वो कप्तान हाउडी? हाँ, उसके खेल का ख्याली साथी। डॉक्टर ने सर हिलाया। तो अब रेगन उसे बोलते सुनती है, आवाज सुनती है उसकी। रेगन ने इंकशाफ किया। डॉक्टर एकदम से आगे झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर उंगलियां आपस में फंसा लीं। उसके माथे पर सिलवटें उभर आईं और आंखें सुकड़कर झुर्रियां बन गईं। कल सुबह क्रिस ने कहा, मैं उसे कप्तान हाउडी से बातें करते सुन रही थी। वो अपने कमरे में थी। मेरा मतलब है वो बात करती, फिर इंतजार करती, जैसे ओजा बोर्ड से खेल रही हो। लेकिन जब मैंने कमरे में झांक कर देखा तो वहां ओजा बोर्ड वगैरह ना था, सिर्फ रिग थी। और वो सर हिला रही थी डॉक्टर, जैसे कप्तान हाउडी या जो कोई भी वो था, वो जो कुछ कह रहा था रिग उससे इत्तफाक कर रही हो। आपने देखा उसे? मेरे ख्याल में नहीं। रिग ने अपना सर एक तरफ झुका रखा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो रिकॉर्ड सुनते वक्त झुका लेती थी। डॉक्टर ने जैसे कुछ समझकर सर हिलाया। अच्छा ठीक है। ऐसी कोई दूसरी अजीबोगरीब बात वो महसूस करती है? मसलन उसे कुछ नजर आता है? बू महसूस करती है? बू? क्रिस को याद आया। उसे अपने कमरे में बू आती है, सूंघती है वो बू, किसी चीज के जलने की। बिल्कुल। क्रिस चौंकी। आपको कैसे पता चला? ये एक किस्म की दिमागी मर्ज की अलामत है। दिमाग के किसी गोशे में एक किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाता है। आपकी बेटी के मामले में वो बिगाड़ यहाँ है। डॉक्टर ने अपने माथे के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखा, दिमाग के अगले हिस्से में। इस किस्म के केस आम नहीं हैं। इसे सदगी गोशा कहती हैं। इस मर्ज में मरीज अजीब अजीब चीजें देखता और सूंघता है। मुआयने से साबित हुआ कि ये जिस्म और पट्टों वगैरह का तशन्नुज और ईंधन नहीं है। चुनाचे मेरे ख्याल में रेगन को ईईजी देना मुनासिब होगा। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलियोग्राफ। इससे दिमाग की लहरों का पता चलेगा। ये दिमाग की गैर मामूली हालत मालूम करने का बेहतरीन तरीका है। तो आपके ख्याल में इसे वही मर्ज है? इसके दिमाग में बहरहाल कुछ है जरूर, दिमागी लहरें, मुसलसल लहरें। इसी वक्त आप उसका वो ईईजी वाला मुआयना करना चाहते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए उसे ख्वाब आवर दवा देना होगी। अगर मुआयने के दरमियान इसने हरकत की या इसके जिस्म ने झटका खाया तो फिर मुआयने का नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे 25 मिलीग्राम लिबेरियम दे दूं, जैसा भी आप मुनासिब समझें। क्रिस डॉक्टर के साथ मुआयने के कमरे में आई और जब रेगन ने डॉक्टर को इंजेक्शन भरते देखा तो वो जोर से चीखी और फिर उसके मुंह से गालियों का सैलाब फूट पड़ा। रिग बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए है, क्रिस ने कहा और रिग को उस वक्त तक पकड़े रखा जब तक कि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन न दे दिया। चंद मिनटों बाद आ जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा। और जब नर्स ईईजी की मशीन कमरे में ला रही थी तो डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उस वक्त भी रेगन होश में थी। ख्वाब आवर दवा ने कोई असर न किया। तेज डोज था ये। उसने हैरत से क्रिस को मुतला किया। उसने 25 मिलीग्राम का दूसरा इंजेक्शन दिया, बाहर चला गया, वापस आया। रेगन की आंखें बंद थीं और जिस्म ढीला। ये क्या कर रहे हैं आप? क्रिस ने पूछा। डॉक्टर मशीन की बरकी ट्यूबें रेगन की खोपड़ी पर लगा रहा था। 4 ट्यूबें दोनों तरफ, दिमाग की दाएं और बाएं लहरें मालूम करने के लिए। फिर हम दोनों तरफ की लहरों का मुआजना करेंगे। क्यों? लहरों के इख्तलाफ से एक बात नुमाया हो सकती है। मसलन एक मरीज था मेरा जो अजीब अजीब चीज़ें देखता और अजीब अजीब आवाज़ें सुनता। मैंने उसकी दिमागी लहरें लेकर उनका मुआजना किया तो पता चला कि मरीज सिर्फ दिमाग की एक तरफ के हिस्से से ख्याली चीज़ें देखता और सुनता था। अजीब बात है ये तो। बाएं आँख और बायां कान नॉर्मल थे, सिर्फ दाएं तरफ की आँख ख्याली चीज़ें देखती और दाएं तरफ का कान ख्याली आवाज़ें सुनता। अब हम आपकी बेटी के मामले में देखते हैं। उसने मशीन चलाई, दोनों तरफ की लहरों का मुआयना किया। कोई गैर मामूली बात न थी। डॉक्टर को हैरत हुई। उसने दोबारा ये अमल दोहराया, नतीजा सिफर रहा। डॉक्टर दमबखुद रह गया। फिर वो संभला, नर्स को रेगन के पास छोड़ा और खुद क्रिस को लेकर दफ्तर में आ गया। तो क्या जाहिर हुआ? क्रिस ने पूछा। मशीन साबित कर सकती थी कि आपकी बेटी को दिमागी मर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिस्टीरिया हो सकता है। डॉक्टर, क्रिस के अबरू पर बल पड़ गए। आप बार बार ये लफ्ज दोहरा रही हैं, तशन्नुज। आखिर इस मर्ज का नाम क्या है? ये कोई मर्ज नहीं है, डॉक्टर ने सुकून से कहा। मिसेज मैकैनल दुनिया से मिर्गी कहती है। मेरे खुदा! क्रिस धम से कुर्सी पर बैठ गई। अरे मिसेज मैकैनल, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने जल्दी से कहा। मैं समझ रहा हूँ कि आम लोगों की तरह आपका इल्म भी मिर्गी के मुतल्लिक मुबालगा आमेज़ और रिवायतों पर मबनी है। ये मर्ज मौरूसी होता है। ये एतकाद भी रवायती है, कम से कम डॉक्टरों का तो यही ख्याल है। तशन्नुज किसी को भी हो सकता है और चंद आदमियों में इसकी तरफ रुझान कम होता है और कुछ में ज़्यादा। चुनाचे ये कोई मर्ज नहीं है। तो फिर ये क्या है? वहम?
यूं समझिए कि एक किस्म की अबतरी जिसे काबू में किया जा सकता है, और इसकी बहुत सी किस्में हैं। मसलन इस वक्त आप यहाँ बैठी मेरी बातें सुन रही हैं, यकायक चंद सेकंड के लिए आप एकदम से खाली ज़हन हो जाती हैं और मैं जो कहता हूँ वो सुनती नहीं। ये भी एक किस्म की मिर्गी ही है। लेकिन रेगन को तो पहले ऐसा कोई मर्ज ना था, फिर ये यकायक उस पर इसके दौरे कहाँ से और क्यों पड़ने लगे। बात यह है कि फ़िलहाल हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप ही का कहना सही हो और ये कोई नफ्सियाती बीमारी ना हो, लेकिन इसमें मुझे शक है। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि दिमाग के मामूल में ज़रा सी तब्दीली भी मिर्गी के दौरों का बायस बन सकती है। मसलन थकन, तफक्कुरात, गम, रंज, सदमा या किसी खास साज से निकली हुई कोई खास धुन। मेरे एक मरीज को ये दौरा बस में पड़ता था, और ठीक उस वक्त जब बस उसके घर से 1 सेकंड दूर रहती। तहकीक से हमें मालूम हुआ कि एक मकान की सफ़ेद छत का अक्स बस की खिड़की के शीशे पर पड़ता था, जिसे देखकर उसे तशन्नुज होने लगता। बचपन की किसी बीमारी की वजह से उसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया। यूं समझिए कि दिमाग पर ज़रा सा दाग पैदा हो गया। आपकी बेटी के केस में ये खलल दिमाग के अगले हिस्से में है, यानी सदगी गोशे में। और जब कोई ऐसा वाक़या या बात होती है जिसका असर बराह रास्त उसके दिमाग के उस खास हिस्से पर होता है, तो वो एकदम से भड़क कर फाश कलामी करने लगती है। समझ में आया आपकी? कुछ क्रिस ने कहा। सच बात कहूँ डॉक्टर, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि रेगन की पूरी शख्सियत किस तरह तब्दील हो जाती है। यानी वो मेरी बेटी रिग नहीं होती, कोई और होती है, कुछ और बन जाती है। इस मर्ज में अमूमन ऐसा ही होता है, और ये तब्दीली कई दिनों बल्कि हफ्तों तक कायम रहती है। अक्सर दफ़ा तो मरीज छटा हुआ बदमाश, खूनी या ज़बरदस्त मुजरिम बन जाता है। ये तब्दीली जिसे आप शख्सियत का तब्दील होना कहती हैं, ऐसी ज़बरदस्त होती है। 200-300 साल पहले लोग इस किस्म के मरीज के लिए ये यकीन कर लेते थे कि उसमें शैतान हलौल कर गया है या किसी भूत प्रेत का साया उस पर। क्या किसी पर खबीस रूह या भूत प्रेत का आना वगैरह ये वहम है। क्रिस ने लरज कर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली और उन पर अपना सर टिका दिया। डॉक्टर, कोई अच्छी बात कहो, वो बोली। खौफजदा होने की कोई बात नहीं, इसके दिमाग के अगले हिस्से पर ज़रा सा खलल है, दाग है। हमें सिर्फ ये करना है कि उसे दूर कर दें। बहुत उम्दा। या दिमाग पर हद से ज़्यादा दबाव भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी खोपड़ी के 2-3 एक्सरे निकलवाए जाएं। इसी इमारत में एक रेडियोलॉजिस्ट है, यानी एक्सरे लेने वाला डॉक्टर। मेरे कहने से वो आपको फ़ौरन अंदर ले लेगा, तो फ़ोन करूँ उसे? ये भी देखते हैं, कीजिए फ़ोन। डॉक्टर क्लिन ने रेडियोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। वो रेगन को फ़ौरन अंदर ले लेने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया और पैड पर तफसीलात लिखने लगा। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 21। अब मैं शायद कल ये जुमेरात के दिन आपको फ़ोन करूँगा। मैं इस मामले में इल्मुल एसाब के माहिर डॉक्टर की भी राय लूँगा। फ़िलहाल मैं रिटोलिन की गोलियाँ बंद करके इसे लबरीम दे रहा हूँ। उसने पैड का कागज़ फाड़कर क्रिस को दे दिया। मिसेस मैकेनिल, अपनी बेटी के करीब ही रहिए। नींद में चलने के दौरों में वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकती है। आपकी ख्वाबगाह उसकी ख्वाबगाह के करीब ही है क्या? हाँ, ये अच्छी बात है। निचली मंजिल में? नहीं, दूसरी मंजिल में। रेगन के कमरे की खिड़कियाँ लंबी चौड़ी हैं। एक खिड़की खासी बड़ी है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? उसे बंद रखिए, हो सके तो मुकफ्फल कर दीजिए। ख्वाब खरामी के दौरे में वो उस खिड़की में से छलांग लगा सकती है। मेरा एक मरीज, क्रिस ने बेजार और थके हुए अंदाज में उसका फिक्रा पूरा कर दिया। डॉक्टर मुस्कुराया। बहरहाल मेरे मरीजों की तादाद खासी मालूम होती है ना? खासी। क्रिस अपनी हथेलियों पर चेहरा रखकर और कोहनियां मेज पर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। एक बात और मुझे याद आई। फरमाइए। आप कह रहे थे कि दौरे के बाद फौरन बाद वो सो जाएगी गहरी नींद, जैसा कि शनिचर की रात को हुआ। मेरा मतलब है ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ, डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर ये क्या बात हुई कि जब दूसरे मौक़ों पर उसने कहा कि उसका पलंग लरज रहा है, तो उस वक्त वो पूरी तरह से जाग रही थी? ये आपने नहीं बताया। बहरहाल ये हकीकत है। कोई गैर मामूली बात उसमें नजर न आती थी। वो मेरे कमरे में आई और मेरे साथ मेरे पलंग पर सो गई। पेशाब कर दिया उसने? क्या की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। खुद रेगन नॉर्मल थी। डॉक्टर क्लिन ने बाहें उचकाई और सोच में पड़ गया। फिर बोला, बहरहाल पहले एक्सरेज देख लें, फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। चुनाचे रेगन के एक्सरेज लिए गए। फिर वो उसे घर ले आई। दूसरे इंजेक्शन के बाद वो बेहद खामोश हो गई थी।